Hello friends, myself Anushri Soli. Today we will discuss about K-means cluster analysis or K-means clustering and a problem regarding K-means clustering. So what K-means clustering is? K-means clustering is a part of partitioning method or partitioning algorithm of cluster analysis. Here we have, if we have n number of objects, then we have to classify these n number of objects in the k clusters and k should be less than or equals to n. तो यहाँ पर हमें जो k होता है मतलब कितने ग्रुप्स में हमको इसे डिवाइड करना है, वेरिएबल्स को कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई करना है वो हमें पहले से बता दिया जाता है. ये एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है और इसमें हमें क्या करना होता है, k means looks for a fixed number k of clusters in a data set. A cluster refers to a collection of data points aggregated together because of certain similarities. इसमें हमें given data set को given number of clusters में divide करना होता है. So what k means clustering is? Here input n objects and a number k in which we have to classify our n objects. Here what algorithm is, हम क्या कर देते हैं, randomly assign k records. रेंडमली असाइन कर देते हैं के रिकॉर्ड्स को और जितने भी मतलब हमारे पास मान लीजिए 5 लोकेशंस हैं या 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उन 5 ऑब्जेक्ट्स को हमने इनिशियली कुछ भी एक सेंट्रल लोकेशन दे दिया. असाइन ईच ऑब्जेक्ट टू द ग्रुप दैट हैज़ द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड. अब हम क्या करेंगे, उस ईच ऑब्जर्व्ड वैल्यू को मतलब ऑब्जर्वेशन को उस सेंट्रॉइड से कंपेयर करेंगे. अगर वो उसके नियर होगी, जिस सेंट्रॉइड दोनों में से जिनमें मतलब के नंबर है, मान लीजिए के इज इक्वल्स टू 2, तो दोनों में से जिस भी ग्रुप की सेंट्रॉइड के नियर वो होंगी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसको हम क्या कर देंगे, उस ग्रुप में असाइन कर देंगे. जब सारे लोकेशंस असाइन हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे कि उसकी पोजीशन को चेंज कर देंगे. के सेंट्रॉइड मतलब सेंट्रॉइड जो हमने लिया था उसको हम चेंज कर देंगे और इन स्टेप्स को हम रिपीट करते रहेंगे 2 और 3 जब तक कि हमें कन्वर्जेंस या फिर टर्मिनेशन नहीं मिल जाता. इसको हम अच्छे से समझेंगे आगे इन द एग्जाम्पल. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ के मीन्स क्लस्टरिंग. रेंडमली हमने क्या कर दिया, के क्लस्टर को सेलेक्ट कर दिया, उनकी सेंट्रॉइड्स निकाली, हम इसमें सेंट्रॉइड अज्यूम करते हैं. फिर हमने डिस्टेंस निकाली, फिर हमने उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको क्या किया, वापस से उन मतलब जैसे डिस्टेंस जिसकी नियरेस्ट आ रही है उस वाले ग्रुप में उसको सेंड कर दिया. देन हमने क्या किया, जिसमें हमने जिस ग्रुप को सेंड किया है उसकी के सेंट्रॉइड वापस से चेंज की, देन अगली वापस से सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐसे हमने चेक कर लिया. तो इधर हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं. यूज़ के मीन्स एल्गोरिथम टू क्रिएट 2 क्लस्टर्स. इधर हमको क्या बता दिया है कि कितने क्लस्टर बनाने, हमें 2 क्लस्टर्स बनाने. हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 5 ऑब्जर्वेशन से A B C D E. इनकी वैल्यूज़ कितनी है, 2 2 3 2 1 1 3 1 1.5 और 0.5. सबसे पहली स्टेप क्या होती है, फाइंड सेंट्रॉइड वैल्यू फॉर 2 क्लस्टर्स. जैसे हमने मान लिया K1 एंड K2 हमारे 2 क्लस्टर्स है. अब हमें क्या करना है, इनकी सेंट्रॉइड वैल्यू निकालनी है. अब सेंट्रॉइड वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हैं. मैंने क्या किया, जो फर्स्ट 2 रोज़ हैं उनको सेंट्रॉइड वैल्यू मान लिया. जैसे फर्स्ट क्या मान ली मैंने 2 2 और सेकेंड सेंट्रॉइड क्या मान ली मैंने 3 2. आप चाहें तो फर्स्ट को 3 2 मान सकते हैं, सेकंड को 3 1 मान सकते हैं, रैंडमली कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं. अब इसका मतलब ये हुआ कि K1 के अंदर जो पहला वेरिएबल आ रहा है या पहला रो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, A आ रहा है. मतलब A बिलोंग्स टू क्लस्टर K1 एंड B बिलोंग्स टू क्लस्टर K2. अब हमको करना क्या है, C और D और E को देखना है कि ये किसके नियरेस्ट है और ये किससे सिमिलर है. ये जिससे सिमिलर होंगे उसी वाले क्लस्टर के अंदर ये चले जाएंगे. सो नेक्स्ट इज़ यूक्लिडियन डिस्टेंस. हमें क्या निकालनी होती है, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालनी होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये किससे सिमिलर है और ये किसके नियर है ऑब्जर्व्ड वैल्यू. उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x ऑब्जर्व्ड वैल्यू. ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जैसे अगर हम c की बात करें तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू की x में क्या हो गई मेरी ऑब्जर्व्ड वैल्यू 1 और y में क्या हो गई मेरी ऑब्जर्व वैल्यू 1. तो x ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस x सेंट्रॉइड वैल्यू. सेंट्रॉइड वैल्यू जो मैंने K1 के लिए ली, अगर K1 के लिए निकाल रही हूँ तो जो सेंट्रॉइड वैल्यू मैंने K1 के लिए ली है वो आएगी. अगर K2 के लिए निकाल रही हूँ तो जो K2 के लिए मैंने सेंट्रॉइड वैल्यू ली है वो आएगी. प्लस y ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस y सेंट्रॉइड वैल्यू का स्क्वायर और इन सब का अंडर रूट. तो ऐसे मुझे क्या करना है, हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालनी है. यहाँ पे x0 ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, xc सेंट्रॉइड वैल्यू है, y0 ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और yc सेंट्रॉइड वैल्यू है.
अब मुझे क्या करना है, दो जो इस 5 ऑब्जर्वेशंस है मेरी स्टार्टिंग की, जो 2 ऑब्जर्वेशंस है, फर्स्ट को मैंने K1 में मान लिया, सेकंड को मैंने K2 में मान लिया। अब थर्ड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाल के चेक करना पड़ेगा कि ये क्लस्टर 1 के अंदर आएगी या क्लस्टर 2 के अंदर आएगी। तो अगर मैं इसकी यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालूँ तो इसके जो वैल्यूज़ हो x और y की वो क्या है 1 1, और यहाँ पे अगर मैं K1 की बात करूँ तो K1 के अंदर मेरी जो सेंट्रॉइड थी वो क्या थी 2 2। वापस से देख लेते हैं हमारी K2 की K1 की, और K1 की सेंट्रॉइड वैल्यू है 2 2 और K2 की सेंट्रॉइड वैल्यू है 3 2। अगर मैं K2 की सेंट्रॉइड पहले K1 की बात कर लेते हैं तो 1 इज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यू, 2 इज़ मीन वैल्यू, प्लस 1 इज़ ऑब्जर्व्ड वैल्यू फॉर y एंड 2 इज़ सेंट्रॉइड और मीन वैल्यू फॉर y। अगर इसको मैं सॉल्व करूँगी क्या आएगा √2। अगर अब मैं K2 की बात करती हूँ, मतलब मैंने पहले यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाली है K1 के लिए, अब मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालूंगी K2 के लिए। तो अगर मैं K2 के लिए निकालूंगी तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है 1 और सेंट्रॉइड वैल्यू कितनी है इसकी 3। ऐसे ही y0 कितना है 1 और yc कितना है 2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरा आएगा √5। अब √2 और √5 में जो भी मिनिमम होगा आप उसको उस क्लस्टर में इसको क्लासीफाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे √2 लीस्ट है तो हमने क्या कर दिया कि C विल गो इन क्लस्टर 1, तो C हमारा किस में चला गया, क्लस्टर 1 में चला गया। अब क्लस्टर 1 में कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए मेरे पास A और C, और क्लस्टर 2 में कितने हो गए ओनली B। ये इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तरीका तो ये कि जैसे जिस वाले क्लस्टर के अंदर चला गया उसकी मीन या उसकी सेंट्रॉइड हम वापस से कैलकुलेट कर ले, तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है। लेकिन अगर हमें दूसरा मेथड करना है तो हम क्या करेंगे, हर एक को चेक करते रहेंगे, सबसे पहले मीन चेंज नहीं करेंगे, मीन वही लेंगे। देन हम लास्ट में क्या करेंगे, जितने भी क्लस्टर्स उसके अंदर आए, जैसे अभी मान लीजिए मेरा 3 ऑब्जर्वेशन का होता तो A और B तो सेकंड वाले में चल गया A और C, तो A और C की दोनों की सेंट्रॉइड लेके उनका एवरेज निकाल लेते हैं तो वो नई सेंट्रॉइड हो जाती है हमारी। लेकिन हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं, आप भी उसी मेथड से करिएगा, वो थोड़ा शॉर्ट मेथड है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, C किसके अंदर गया मेरा K1 के अंदर, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, K1 की नई सेंट्रॉइड निकालनी पड़ेगी। अब K1 की नई सेंट्रॉइड कैसे निकालूंगी मैं, कि K1 की जो पुरानी सेंट्रॉइड थी वो थी 2 2 और ऑब्जर्व्ड वैल्यू थी C की वो थी 1 1, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों का मैंने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। तो मेरी जो नई सेंट्रॉइड आ रही है K1 के लिए वो क्या आ रही है 1.5 और 1.5। अब जैसे मैंने ऑब्जर्वेशन C के लिए निकाला था वैसे ही मैं ऑब्जर्वेशन 4 के लिए निकाल लेती हूँ, लेकिन उसकी वैल्यूज़ क्या है x और y की, XO और YO कितना है मेरा ऑब्जर्व वैल्यू 3 और 1। अब अगर मैं K1 के लिए निकालती हूँ तो K1 की जो मीन वैल्यू है वो है 1.5 1.5। अब सेम मैं यूक्लिडियन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देती हूँ, 3 - 1.5 का स्क्वायर प्लस 1 - 1.5 का स्क्वायर। 3 और 1 यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, 1.5 यहाँ पे सेंट्रॉइड वैल्यू है। अब मैंने यहाँ पे निकाल लिया डिस्टेंस कितना है 1.58। अब मैं K2 के लिए निकाली, देखिए K2 के लिए जो मीन है या K2 के लिए जो सेंट्रॉइड है वो वही है जो कि मैंने इनिशियली उसको डिसाइड किया था। क्यों, क्योंकि अभी तक K2 के लिए कोई भी एलोकेशन नहीं हुई है। जब तक कि एलोकेशन नहीं होगी तब तक कि हम किसी भी मीन को या किसी भी क्लस्टर की सेंट्रॉइड को चेंज नहीं करेंगे। तो अभी तक हमारे पास ओनली K1 के लिए एलोकेशन हुई थी तो हमने सिर्फ K1 को चेंज किया था। अब हम देखते हैं एलोकेशन किस में होती है। अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी है 3 और 1, और यहाँ पे हमारे मीन वैल्यू कितनी है सेंट्रॉइड वैल्यू 3 और 2, तो 3 - 3 और 2 - 1 का हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे मैंने शायद ऑब्जर्व मीन वैल्यू पहले लिख दी फिर ऑब्जर्व वैल्यू लिखी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर करना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पास। इसका जो आंसर आ रहा है मेरे पास वो क्या आ रहा है 1 आंसर आ रहा है। तो दोनों में से लीस्ट कौन सा है K2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि D बिलोंग्स टू क्लस्टर 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लस्टर 2 की मीन चेंज कर देंगे, क्लस्टर 1 की नहीं करेंगे। क्लस्टर 1 की मीन क्या रहेगी 1.5 1.5, लेकिन क्लस्टर 2 की मीन हम चेंज कर देंगे। अब मीन चेंज हमने कैसे की थी कि जो पुरानी वाली सेंट्रॉइड है और जो नई वाली सेंट्रॉइड है, मतलब नया वाला ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, उन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, मीन निकालेंगे। जैसे पुरानी वाली सेंट्रॉइड थी 3 2, नई वाली जो D की वैल्यू है ऑब्जर्व वो कितनी है 3 1, तो 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या आ गया मेरा 3 और 1.5। K1 का सेम रहेगा 1.5 1.5, सिर्फ K2 का चेंज किया है। क्यों, क्योंकि D किसके में गया है हमारा K2 वाले क्लस्टर के अंदर गया। अब एक और ऑब्जर्वेशन हमारी बची हुई है, वो ऑब्जर्वेशन क्या बच रही है हमारी, ऑब्जर्वेशन 5 क्या बोलती है 1.5 और 0.5 इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है, हमारे पास दोनों वैल्यूज़ हैं, K की मीन वैल्यू है, K2 की, K1 की भी मीन वैल्यू है, K2 की भी मीन वैल्यू। तो हम क्या निकालेंगे, यूक्लिडियन डिस्टेंस निकालेंगे। हमने जब यूक्लिडियन डिस्टेंस निकाली तो K1 के लिए कम आई और K2 के लिए ज़्यादा आई। कम आने का मतलब है कि किसके सिमिलर है, K1 के सिमिलर है।
तो ऑब्जर्वेशन 5 किसको बिलोंग करेगा? आप K1 को बिलोंग करेगा। लेकिन अब आगे हमारे पास कोई ऑब्जर्वेशन है नहीं, तो हम यहाँ पे मीन चेंज नहीं करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्लस्टर K1 में कितने ऑब्जेक्ट्स आए, क्लस्टर K2 में कितने ऑब्जेक्ट्स आए। क्लस्टर K1 में आया है हमारा A, C और E, और क्लस्टर K2 में आया हमारा B और D। तो फ्रेंड्स ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। अगर आप दूसरा मेथड करना चाहेंगे तो उसका प्रोसीजर मैं एक बार बता देती हूँ। हमें क्या करना है, आपने एक बार मीन डिसाइड कर लिया, उसके बाद 3 ऑब्जर्वेशन बच रहे हैं। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो तीनों ऑब्जर्वेशन का आप क्या कर लीजिए, एक बार क्लस्टर निकाल लीजिए कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कौन से क्लस्टर में आएगा। देन आप क्या कीजिए, हर एक, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने अगर मीन चेंज नहीं किया होता और अगर मेरा यही आंसर आया हुआ होता, जैसे A, C, E और B, D, तो मैं क्या करती, A, C, E तीनों के ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल लेती, B और D के ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल लेती। तो यहाँ पे क्या हो जाता, मेरा जो सेंट्रॉइड है क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 का वो चेंज हो जाता। देन अगेन मैं क्या करती, A, B, C, D, E पाँचों को चेक करती। तो जब तक आपकी वैल्यू सेम नहीं आ जाएगी तब तक आपको ये आइट्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम जिस भी एलोकेशन हो चुका है वहाँ पे अगर हम K की मीन वैल्यू चेंज कर देंगे, क्लस्टर की सेंट्रॉइड वैल्यू चेंज कर देंगे, तो ये हमें ये रिपीटेटिव प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू।